बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल हिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के हमने 2 क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर लिए थे, कंप्लीट हो गए थे। अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। और उसको पहले स्टार्ट करने से पहले फिर मैं बता दूँ कि क्वेश्चन में आपने सबसे पहले क्या चेक करना है कि कहीं फ्रैक्शन इम्प्रॉपर तो नहीं दी गई, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा तो नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा होगा तो हमें पहले डिवीज़न करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करें, जो फ्रैक्शन दी गई है उसके न्यूमरेटर में एक ही एक्स मौजूद है, इसकी पावर है 1। ठीक है, तो डिग्री हो गई 1। डिनोमिनेटर में देखिए एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बनेगा, एक्स क्यूब, और फिर उसके बाद बाकी की टर्म्स आएंगी। एक्स क्यूब यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 मतलब डिग्री 3। ऊपर थी डिग्री 1, डिनोमिनेटर में है डिग्री 3, तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें कोई डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि अब आ जाइए कि अब जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिए जा रहे हैं उसको चेक कीजिए कि वो फैक्टर्स किसी कोई फार्मूला वगैरह ओपन तो नहीं हो रहा कि और दूसरे फैक्टर्स की कोई मैनिपुलेशन तो नहीं हो रही, कोई रद्दोबदल ऐसा कि यहाँ से कोई फैक्टर निकल के इसके साथ रिपीटेड का कोई केस बन रहा हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, रिपीटेड नहीं आ रहा। ये दो अलग से फैक्टर है और फैक्टराइज्ड ही फॉर्म दी गई है, हमें फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात ये कि यहाँ पे जो स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको, ये बता रहा है कि ये क्वाड्रेटिक केस है, नॉन रिपीटेड है, यानी रिपीटेड कोई भी फैक्टर नहीं आया और क्वाड्रेटिक का केस है। ठीक है, और ये आपको मैं बता चुकी थी फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक में कैसे सपोजिशन करते हैं ए बी और सी की। मैं क्वेश्चन लिख लूँ फिर स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नोट डाउन कर चुकी हूँ। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कोई डिवीज़न नहीं करनी क्योंकि फ्रैक्शन प्रॉपर दी गई है आपको। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए कि आपके पास जो फ्रैक्शन दी हुई है वो किसकी इक्वल है, ए बी सी, यानी आप सपोज़ करना स्टार्ट कर दें जो भी है। आपके पास है 2x+1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये दो फैक्टर्स डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, इसको आपने सपोज़ करना है ए बी सी। अच्छा, एक फैक्टर जो लीनियर वाला फैक्टर है ना, उसको मैं पहले लिखती हूँ, यही बेहतर है। अच्छा, और दूसरा जो डिनोमिनेटर बनेगा उसमें आप इसको ले लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और अगर इसकी होल पावर होती तो फिर हम दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखते। पावर 2 होती तो 2 दफ़ा लेंगे, पावर 3 होगी तो 3 दफ़ा लेंगे, इसी तरह से आप जो सोन जितने भी ज़्यादा होंगे। अच्छा, लीनियर के ऊपर एक सिंगल कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये बात आपको पहले से पता है, 4.1 में हमने सीखी। जबकि क्वाड्रेटिक वाला जो डिनोमिनेटर होगा उसके न्यूमरेटर में 2 आपने बी और सी इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस कराने हैं कि बी एक्स प्लस सी। अगर एक और होगा और वो भी क्वाड्रेटिक हुआ, सपोज़ वो भी क्वाड्रेटिक आया, तो आप कहेंगे डी एक्स प्लस ई एक्स प्लस एफ़, और इस तरह से आपने सपोज़ करते जाना है। बहरहाल यहीं तक कंप्लीट हो गए हैं। इसको हम स्टॉप करके इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि आपकी जब काम आएगी तो फिर हमें इसको नाम देना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप सारे वही हैं जैसा कि पहले तरीका था कि आपने क्या करना होता है कि ये डिनोमिनेटर को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिख लेती हूँ, मल्टीप्लाइंग दिस डिनोमिनेटर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ रह जाएगा 2x प्लस 1 न्यूमरेटर में। राइट हैंड साइड पे जब फर्स्ट टर्म के साथ यही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और a के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। सो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म के साथ जब यही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस बार कैंसिल होगा और x माइनस 1 रह जाएगा, बी एक्स प्लस सी। ये पूरे न्यूमरेटर के साथ x माइनस 1 रह जाएगा। ब्रैकेट यहाँ पे बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना इसका मतलब ये बनेगा कि सिर्फ c इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जबकि पूरे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, इसको भी एक इक्वेशन का नाम दे ही देते हैं क्योंकि आगे जाके भी हमें इसका नाम देना है। अच्छा, अब हमारे पास 3 कांस्टेंट्स हैं ए बी और सी, जिनको इंट्रोड्यूस हम करा चुके हैं और इन तीनों की वैल्यूज़ को आपने फाइंड आउट करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि आपने करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनको सेट कर दें ज़ीरो के इक्वल।
सपोज़ मैं रफली आपको चेक करा दूँ, अगर फर्स्ट x माइनस वन को 0 के इक्वल सेट करूँ तो x की वैल्यू यहाँ पे आती है 1। एक दफ़ा आपने x को 1 पुट करके सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर्ड प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे नेगेटिव 1 हो जाएगा जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट लेना नामुमकिन है और ये नेगेटिव है, इसको आप इग्नोर कीजिए। आपने सिर्फ x इक्वल टू 1 को सेट करना है और बाकी को हम सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। आप यहाँ पे ये कहेंगे कि पुट x इज़ इक्वल टू 1। हमने चेक कर लिया कि x को 1 पुट किया जा सकता है। अबव इक्वेशन में x को 1 पुट करना है। 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस इज़ b इंटू 1 प्लस c, और मैं अब स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैं इस पूरे के लिए लार्ज यूज़ कर रही हूँ। और 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर एनी वैल्यू एनी टर्म, आंसर इज़ 0। ये पूरी टर्म को ख़त्म कर देगा और हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू 1 इज़ 2 प्लस 1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर पहले ले लेती हूँ और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर दूँगी। इट सेज 3 इज़ इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 इज़ 2। So the value of a is 3/2। 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली यूँ लिख लीजिए, a इज़ इक्वल टू 3/2। ए की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब बाकी की वैल्यू हमने देखा ना कि सेट नहीं हो रही थी यहाँ पे, तो हमने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसमें ज़रा ब्रैकेट्स जो दी हुई हैं उनको ओपन करते हैं। 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले इसको ओपन करें, a इंटू एक्स स्क्वायर इज़ एक्स स्क्वायर प्लस a इंटू 1 इज़ a, ठीक है। अब यहाँ bx पहले x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर c x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। So this is 2x plus 1 is equal to ax squared plus a plus bx into x is bx squared minus bx into 1 is bx, c into x is cx and c into 1 is c, ठीक है। अब ऑलमोस्ट सॉल्व हो गई है। अब आपने क्या करना है, कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। तो मैं यहाँ स्टेटमेंट ये लिखूँगी कि कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ, सबसे ज़्यादा पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, 2 है पावर। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट नहीं है, टर्म ही नहीं है, ठीक है। तो इसको आप करेंगे 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है a और इसके अलावा प्लस b, ठीक है। अब जैसा कि मेरे पास a की वैल्यू आ गई थी 3/2, मैं इसको पुट कर लेती हूँ। तो 3/2 जब शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 3/2, ठीक है, इक्वल टू b। यहाँ से मैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करूँ तो -3/2 वैल्यू बनती है b की। आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा कंपेयर करती हूँ किसी और के कोफिशेंट्स को, यानी कि पहले मैंने एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट्स को कंपेयर किया, ठीक है, यहाँ पे। तो मैं इसी इक्वेशन से अब किसी और यानी x की पावर 1 के कोफिशेंट्स को कंपेयर करके चेक करती हूँ, शायद मुझे c की वैल्यू इस तरह मिल जाए। कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स ऑफ x, ठीक है। x का कोफिशेंट है जनाब 2 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x का कोफिशेंट है -b और इसी तरह से x का कोफिशेंट है +c। अच्छा, -b + c आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे b की वैल्यू को पुट कर सकती हूँ और +c। b की वैल्यू है जनाब -3/2, तो ये बन जाएगा 2 इज़ इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज़ प्लस, सो 3/2 + c, ठीक है। यहाँ से c को आइसोलेट करूँ यानी कि 3/2 को शिफ्ट करूँ मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये बनेगा 2 - 3/2 इक्वल टू c। और इसको करेंगे हम जनाब एलसीएम की हेल्प से सॉल्व। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द हेल्प ऑफ एलसीएम। सो दिस इज़ 4 - 3 and this implies that 4 - 3 is 1,
डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज़ इक्वल टू सी। सी की वैल्यू आ गई 1/2 या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यूज़ करके सी इक्वल टू 1/2 लिख लें। ठीक है, अब मेरे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैंने बैक पुटिंग करनी है कहाँ पे, सबसे पहले जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा था जिसको, बस इसमें बैक पुटिंग करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। मैं लिखूँगी जी पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए जी, इस टाइप की आपके पास इक्वेशन थी और यहाँ पे ए बी और सी का मैंने स्पेस छोड़ दिया। ए की वैल्यू आई थी हमारे पास 3/2, अब मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू आपके पास आई थी -3/2, जबकि सी की वैल्यू है आपके पास 1/2। ठीक है, अब ज़रा हम इसको ठीक ठीक फॉर्म में लिखते हैं। ये ब्रैकेट्स वगैरह ओपन करते हैं, ये बनेगा 2x + 1। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये तो गिवन फ्रैक्शन है। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर और फिर डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर के साथ लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 × x - 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे पहले मैं इसके डिनोमिनेटर को ठीक कर से लिख लूँ, ये है -3/2 और ये x इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे x + 1/2 ये इस तरह से है ना, और ये होल डिवाइडेड बाय x² + 1 है इस तरह से। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक न्यूमरेटर है ये, और उसके अंदर फिर छोटे छोटे दो न्यूमरेटर्स हैं। इनको एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ताकि एक ही डिनोमिनेटर में इसको लिखा भी जा सके। अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से रहेगा। जबकि इसको देखिए अभी, और दूसरी बात ये कि एक में माइनस है एक में प्लस है, ज़रा इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। ये तो प्लस मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ये x² + 1 ये डिनोमिनेटर में है। देखिए ये दोनों जो छोटी छोटी फ्रैक्शंस हैं, इनका अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या आता है 2। ठीक है, और न्यूमरेटर में यही सब रह जाएगा, यानी -3x + 1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने इस डिनोमिनेटर और इस डिनोमिनेटर को मिला के फिर से लिख लेना है एक और अरेंजमेंट के साथ, तो ये ज़्यादा क्लियर फॉर्म आ जाएगी। यानी -3x + 1 डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ यानी x² + 1 के साथ आ जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये माइनस स्टार्ट में सही नहीं लग रहा, तो आप इनकी भी अरेंजमेंट चेंज कर लें। 1 को पहले लिख लें, -3x को बाद में लिख लें, और फिर बाकी बिल्कुल इसी तरह से हो जाएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक और भी पॉइंट मैं आपको बता दूं, अब आपको अगर अरेंजमेंट ये भी सही नहीं लग रही कि मैंने लीनियर वाले फैक्टर यानी x - 1 को पहले लिखा था और x² + 1 को बाद में लिखा था, इसलिए मेरा आंसर भी इसी तरतीब से आया। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जिस तरतीब से था आंसर भी उसी तरतीब का हो, यानी x² + 1 उसने पहले दिया था, x - 1 बाद में, तो हमारे आंसर में भी x² + 1 वाली टर्म पहले होनी चाहिए और x - 1 वाली बाद में। तो ये पूरी की पूरी फ्रैक्शन उठा के पहले लिख दीजिए और ये दूसरी वाली फ्रैक्शन उठा के बाद में लिख दीजिए, और फिर अभी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है जी, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लें एक नज़र, और उसमें भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं दी गई, क्योंकि इम्प्रॉपर हुई तो हमें पहले डिवीजन करनी पड़ेगी। न्यूमरेटर की डिग्री में कोई भी न्यूमरेटर में x y वेरिएबल नहीं दिया गया, उसकी डिग्री 0 है, पावर 0 है। ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर में x पावर 4 बन रही है। ठीक है, x² × x², तो न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर की डिग्री से, इसका मतलब है ये बिल्कुल सही है, यानी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर नहीं दी गई, आपको प्रॉपर ही दी गई, आपको कोई डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है जी। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है। अच्छा, आप इसमें ज़रा नोट करें कि यहाँ भी कोई फार्मूला वगैरह नहीं बन रहा कि मैं जिसको ओपन करूँ या रीअरेंज करूँ उनके फैक्टर्स को, तो फिर मेरे पास हो सकता है कोई रिपीटेड रूट आ रहा हो। अलबत्ता आप खुद देखें कि इसने जो खुद से फैक्टर्स दिए हुए हैं, जो कि एक फैक्टराइज्ड फॉर्म है डिनोमिनेटर में, उसमें ये वाला यानी x रिपीटेड है, इसकी एक पावर बनी हुई है। ठीक है, इसके साथ और कुछ भी नहीं है ना, तो इसी को होल पावर आप समझें। दूसरी बात, इसकी होल पावर कुछ भी नहीं है, ये रिपीटेड का केस ज़रूर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये क्वाड्रेटिक भी है। इसको आप लीनियर यानी x की पावर 1 समझें, ये लीनियर वाला फैक्टर है और रिपीटेड है। ठीक, दूसरा फैक्टर क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है। एक बात, दूसरा आप इसको यूँ भी समझ सकते हैं कि ये वाला तो है ही क्वाड्रेटिक, इस पे तो कोई बहस नहीं है, क्वाड्रेटिक है और नॉन रिपीटेड है, इसको भी आप क्वाड्रेटिक ही कंसीडर कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इसको होल पावर नहीं समझते, आप कहते हैं कि जी ये तो x² ही है बस, तो ठीक है, इस तरह x² लिखा हुआ है तो इसको भी इसी तरह से समझ लें कि ये पूरा का पूरा एक क्वाड्रेटिक केस दिया हुआ है जिसका कोई रेपिटेशन नहीं है। यूँ भी आप इसको कर सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक होगा।
तो चलिए जनाब लेट करते हैं, सपोज करती हूँ मैं इसको -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू। अब जो स्टूडेंट्स इसको लीनियर और रिपीटेड का केस करेंगे वो एक दफ़ा एक्स डिनोमिनेटर में लिखेंगे, फिर दूसरी दफ़ा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक दफ़ा ए और दूसरी दफ़ा बी कंसिडर करेंगे अगर आपने इसको लीनियर कंसिडर किया। अगर आप इसी को क्वाड्रेटिक कंसिडर कर रहे हैं तो क्वाड्रेटिक में क्या होता है, चले मैं क्वाड्रेटिक से करती हूँ। एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 5, रेपिटेशन किसी की भी नहीं इसलिए आगे कुछ भी नहीं लिखना। क्वाड्रेटिक की न्यूमरेटर में दो कांस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इस तरह की फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी, और ये भी क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए भी सी एक्स प्लस डी दो इंट्रोड्यूस कराने हैं, तो ये टोटल 4 कांस्टेंट्स बनेंगे। जो स्टूडेंट्स इसको लीनियर कह के करेंगे वो कहेंगे ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर, फिर सी और डी, सी एक्स प्लस डी वाली फॉर्म यही वाली बनेगी। ठीक है, तो दोनों तरीक़ों से ठीक होगा। अच्छा चलिए जी, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देती हूँ। वही स्टेटमेंट मल्टीप्लाइंग डिनोमिनेटर ऑन बोथ साइड्स, जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो सारा डिनोमिनेटर कैंसिल होकर सिर्फ -3 रह जाएगा। जब राइट हैंड साइड पे पहली फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा। मैं फिर से कहूँगी कि ये ब्रैकेट मस्ट है, स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और फिर कहते हैं जी कि मिस्टेक कहाँ थी हमारी। जब दूसरी फ्रैक्शन के साथ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा और सी एक्स प्लस डी के साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ जी। इक्वेशंस के लिए वैल्यूज़ के लिए हम सेट करते हैं, रफली चेक करते हैं। एक्स स्क्वायर को मैं अगर 0 के इक्वल कंसीडर करूँ इसको, तो मेरे पास सॉल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू 0 आएगी, इसको मैं ले सकती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 5 में फिर वही एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आप नहीं सेट कर सकेंगे, इसको मैं सॉल्व करने से कर लूँगी। मैं चलती हूँ जनाब, पहले पुट करते हैं एक्स को 0, पुट x इज़ इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन भी कह दें, और अगर नाम दिया हुआ है तो इक्वेशन नंबर 2 भी कह दें। अच्छा, x को 0 सेट करना है, -3 इज़ इक्वल टू a इंटू 0 प्लस बी, स्मॉल ब्रैकेट मैंने यूज़ कर ली। अब इस फैक्टर के लिए मैं लार्ज ही यूज़ कर लेती हूँ। इसी तरीके से 0 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे भी x को 0 लेना है, प्लस डी, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लिए, फैक्टर के लिए लार्ज यूज़ कर लें, और यहाँ पे 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 जब इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी ही टर्म को वैनिश कर देगा। यहाँ पे रह जाएगा -3 इक्वल टू a इंटू 0 इज़ 0 प्लस b, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 5, ठीक है। ये बनेगा -3 इज़ इक्वल टू b प्लस 0 इज़ b एंड 5 प्लस 0 इज़ 5। बहुत ध्यान से एडिशन सब्ट्रैक्शन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। -3 इज़ इक्वल टू 5 इंटू बी इज़ 5b। इवन मैं ख़ुद भी सॉल्व कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, हो सकता है आंसर लास्ट में मेरा भी गलत आ जाए कहीं ना कहीं, अगर मैंने थोड़ी भी प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी तो। b को आइसोलेट करने के लिए क्या होगा, 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, and by the help of reflexive property you can say b is equal to -3/5। b की वैल्यू आ गई और हम x की कोई वैल्यू सेट नहीं कर सकते, इसलिए जो इक्वेशन नंबर 2 हमने बनाई थी उसी को सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई विल राइट सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले, अब सॉल्व कर लेते हैं। -3 इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ax मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ax एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ, उसके बाद b मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ। इसी तरीके से पहले सी एक्स मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये सिंपली बन जाएगा सी एक्स क्यूब। फिर d मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये बन जाएगा डी एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। इस ब्रैकेट्स को भी, इन ब्रैकेट्स को भी ओपन कर लेते हैं। ए एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए एक्स क्यूब आ जाएगा, ए एक्स जब 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5ax आएगा, प्लस बी एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5b प्लस सी एक्स क्यूब्ड प्लस डी एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं जी कोफिशिएंट्स को, और अब आप ज़रा नोट कीजिए कि हाईएस्ट पावर क्या बन रही है।
3. सो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, जितनी ज़्यादा पावर होती है ना वहाँ से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना। एक्स क्यूब के पहले कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स, फिर एक्स स्क्वायर के, फिर एक्स पावर 1 के, फिर एक्स पावर 0 की, जितनी रिक्वायरमेंट होगी। जहाँ हमारी वैल्यूज़ कंप्लीट होगी हम आगे कोई कंपैरिजन नहीं करेंगे। मतलब मुझे सिर्फ बी अभी मिला हुआ है, ठीक है, मुझे अभी ए भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, तो मैंने उस कोशिश तक जितने मुझे कंपेयर करने पड़े मुझे करने होंगे। -3 एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब का कोई कोफिशिएंट नहीं है, सो 0 इज़ इक्वल टू दिस इज़ ए, और इसके अलावा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है जी सी, तो ए प्लस सी। अब मैं कोई वैल्यू नहीं पुट कर सकती क्योंकि ए और सी है, जबकि मेरे पास तो वैल्यू बी थी। इसको संभाल लेते हैं, बल्कि इस इक्वेशन को यूँ अरेंज कर लें, सी को शिफ्ट कर लें या ए को शिफ्ट कर लें तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको संभाल लें, इस इक्वेशन की हमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। ए और सी एक दूसरे का नेगेटिव है, ठीक है, तो ए की भी वैल्यू आ गई, दूसरा हम कह सकते हैं कि वो नेगेटिव है। खैर आगे कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखिए बी है, इसके अलावा डी है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे हेल्प करेगी क्योंकि b की वैल्यू मुझे मिली हुई है। यहाँ से मैं पुट करती हूँ b की वैल्यू -3/5 इस इक्वेशन में, -3/5 प्लस d हो जाएगा। इसको मैं शिफ्ट करूँगी, d को आइसोलेट करूँगी तो +3/5 इज़ इक्वल टू d, या d इज़ इक्वल टू 3/5। मेरे पास d की भी वैल्यू आ गई और b की भी आ गई, लेकिन अभी भी a और c अननोन है, ठीक है। मुझे और कंपैरिजन करना पड़ेगा। एक्स क्यूब का कंपैरिजन मैं कर चुकी हूँ, एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन मैं कर चुकी हूँ। अब मैं लिखूँगी कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स पावर 1 या सिंपली एक्स। ठीक है, एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें तो क्या आता है। यहाँ पे 0 आएगा, कोई कोफिशिएंट नहीं है। यहाँ पे 5a है, इसके अलावा x का कोई भी कोफिशिएंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। सो आई विल राइट 0 इज़ इक्वल टू 5a। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आइसोलेट करूँगी a को तो 0 डिवाइडेड बाई 5 इज़ इक्वल टू a आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर आंसर इज़ 0, और बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ a इज़ 0। मैंने आपसे कहा था कि a जो है नेगेटिव c आया, इसका मतलब है अगर a की वैल्यू मिल गई तो c भी आ सकता है, c की मिल गई तो a मिल जाएगा। अब मैं अगर वैल्यू पुट करूँ a की जगह 0 तो नेगेटिव ऑफ c, नेगेटिव शिफ्ट भी किया तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर, तो c भी 0 ही होगा, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई 0, b की वैल्यू आ गई -3/5 और d की भी वैल्यू आ गई हमारे पास 3/5। अब हमारे पास चारों की चारों वैल्यूज़ आ गई हैं। मैं सारी वैल्यूज़ को पुट कर दूंगी इक्वेशन नंबर 1 में। ये थी ना इक्वेशन नंबर 1। अब मैं a b c d की जगह छोड़ के बाकी इक्वेशन को लिखती हूँ। आपने कहना है जी पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 मैंने अपने पास लिख दी है, जबकि a x प्लस b c x प्लस d, अच्छा सॉरी b की जगह मैंने b ही लिख दी, इसकी वैल्यू पुट करनी है। और इसी तरह से यहाँ पे d की वैल्यू। अच्छा, आपके पास a की वैल्यू क्या आई? अभी आपने देखा कि a की वैल्यू आपके पास 0 आई थी, ठीक है। इसके अलावा c की वैल्यू cx, यहाँ पे c है, ये भी 0 हो गया। अब आ जाइए जी b और d की वैल्यूज़ पे। b आया आपके पास -3/5 और जबकि d आया था 3/5। रिकॉल करके देख लें। अच्छा, अब 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर आंसर इज़ 0, ये दोनों तो आपने इग्नोर करनी है। बाकी क्या बच गया आपके पास? -3/5 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे 3/5 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 5 बच गया, ठीक है। अब डिनोमिनेटर और दो डिनोमिनेटर इनको ज़रा रीसेट करते हैं और फिर प्रॉपर आंसर लिखते हैं। -3 डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ रह जाएगी। फाइनली हम कह देंगे सो -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर्ड इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 5 इज़ इक्वल टू दिस वन।
मेरे ख़्याल से जनाब वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है और काफ़ी आज के लिए इतना ही, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा लेंथी आ रहे हैं। आगे बड़े क्वेश्चंस आएंगे इतने भी कि हमें शायद ए बी सी डी ई एफ़ भी फ़ाइंड आउट करना पड़े। वो डिपेंड करता है कितने ज़्यादा कॉन्स्टेंट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।